मैंने आप लोगों को बताया था कि भूगोल के अंतर्गत हमको पृथ्वी के बाह्य स्वरूप मतलब उसके बाहरी रूप का अध्ययन करना है। हम पृथ्वी के अंदर भी जाके झांकने की कोशिश किए। और क्यों झांकने की कोशिश किए? चूंकि अंदर की चीजें उसके बाहरी स्वरूप के निर्धारण में योगदान देती। आज पृथ्वी का जो बाहरी रूप है उसके अंदर के कारण है, उसके अंदर के जो परिस्थितियां हैं, अंदर के जो बल है, शक्तियां हैं, वो उसके बाहरी स्वरूप को बदलती रहती हैं, परिवर्तित करती रहती हैं। तो अब यहां पे एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि पृथ्वी जब पैदा हुई या पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो क्या पृथ्वी आज जैसी दिखती है ऐसी ही थी? इन चीजों को लेकर के विद्वानों ने तमाम प्रकार का मत व्यक्त किया है। और उस मत में एक मत ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? किसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं? इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं क्या हैं? तो ध्यान से आप सुनेंगे। कथा का वाचन आगे हम शुरू कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा। एक विद्वान थे जिनका नाम वेगनर था, और वेगनर महोदय ने कहा कि बहुत पहले जब कार्बोनिफेरस युग था, एक टाइम को अलग अलग एज में बांटा गया, अलग अलग युग में। जैसे धार्मिक मामले में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कहा जाता है, ऐसे ही विद्वानों ने समय को विभिन्न कालखंडों में बांटा है। एक कालखंड कार्बोनिफेरस युग था। उस युग में वेगनर महोदय ये बताते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप कुछ इस प्रकार था। पूरी दुनिया के जितने भी भूभाग हैं, जहां पर भी स्थल हैं, वो समस्त स्थल पृथ्वी के एक बिंदु पर थे, एक जगह थी, एक जगह वो सेटल थे। आज जो एशिया है, जो यूरोप है, जो अंटार्कटिका है, जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कहां थे? एक जगह आपस में जुड़े हुए थे। क्या हुआ कि वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जितना भी भूभाग आज दुनिया में दिखाई दे रहा है, चाहे वह एशिया महाद्वीप हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अंटार्कटिका हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो, ये सारे महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे। कैसे थे? आपस में जुड़े हुए थे, एक साथ थे। और ये जो चारों तरफ सागर दिखाई दे रहा, जिसको हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर कहते हैं, ये सारा सागर इस भूभाग के चारों तरफ फैला हुआ था। कैसा था? फैला हुआ था। इन्होंने कहा आज जो पूरी दुनिया हमको दिखाई दे रही है, वो पूरी दुनिया, पूरा जो भूभाग, जितने महाद्वीप हैं, सारे द्वीप महाद्वीप सब एक जगह थे। कहां थे? सब ऐसे एक जगह थे, और इनके चारों तरफ पूरा पानी घिरा हुआ था, है ना? तो जो ये पूरे जितने भी स्थल हैं, जितने महाद्वीप हैं, जो एक जगह थे, इसको इन्होंने कहा, इसका नाम पेंजिया, उसको उन्होंने पेंजिया कहा। अगर आज के सारे महाद्वीपों को एक जगह कर दिया जा, तो इसको वेगनर महोदय ने सबको मिलाकर के कहा वो पेंजिया था। और पेंजिया के चारों तरफ जल बिखरा हुआ था, चारों तरफ जल फैला हुआ था। इसको उन्होंने पेंथालसा कहा, पेंथालसा कहा ऐसी थी पृथ्वी। सारे महाद्वीप, द्वीप महाद्वीप, महाद्वीप किसको बोलते हैं? वह बड़ा से बड़ा भूभाग, बड़े बड़े भूभाग जिनके चारों तरफ सागरीय जल फैला हुआ है,
तो उस भूभाग को क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। जैसे अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ सागर है, अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, आप इसको यहां मैप में ले सकते हैं, अभी मैप जो लोड किया गया है। वेगनर महोदय ने कहा कि पूरी दुनिया, दुनिया माने मैं ग्रहों की बातें, अन्य ग्रहों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं गैलेक्सी की बातें नहीं कर रहा, मैं तारों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं महाद्वीपों और द्वीपों की बातें कर रहा हूं। अभी मैं महाद्वीप द्वीप समझा रहा था, मैंने कहा कि वे बड़े बड़े भूखंड जिनके चारों तरफ सागर फैला हुआ है उसे महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। देखिए भूखंड, ये उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ ये सब क्या है? ये जल फैले हुए हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके चारों तरफ सागर फैला हुआ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ऐसे ही आप देख रहे हैं ये अफ्रीका के चारों तरफ सागर फैला हुआ है, ऐसे ही आप देख रहे हैं एशिया के चारों तरफ सागर फैला हुआ है। तो वो बड़े बड़े भूखंड जिनके चारों तरफ सागरीय जल बिखरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। और वह छोटे छोटे भूखंड जिनके चारों तरफ सागर का जल फैला हुआ है उसे द्वीप कहते हैं। छोटा है तो द्वीप है, बड़ा है तो ये देखिए मेडागास्कर द्वीप है, छोटा सा ये मेडागास्कर, देखिए यहाँ पे ये देखिए मेडागास्कर है, ये क्या है? द्वीप है। और ये क्या है? महाद्वीप है, ये महाद्वीप। तो वेगनर महोदय ने ये कहा कि ये पूरा, ये जो महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहां थे? ये सब टोटल एक जगह थे। कहां थे? एक जगह थे। और इसको उन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। इसको इन्होंने पेंजिया कहा। सारे महाद्वीपों को एक जगह कर दिया, कहा वो पेंजिया था, और वो फिट भी कराए। आप गौर से करिएगा, देखिए उन्होंने कहा ये वाला भाग ये इसमें घुस जाएगा, ये वाला ले जाइए फिट कराइए, ये वाला देखे यहां चला जाएगा, ये वाला ले आइए तो यहां घुस जाएगा, है ना। उन्होंने देखा तो कहा ये सारी, ये जो महाद्वीप और द्वीप दिख रहे हैं ये कभी एक जगह थे। इनको उन्होंने क्या बोला? पेंजिया। और बोले कि जो चारों तरफ ये जल फैले हुए हैं उस पेंजिया के चारों तरफ ये सागरीय जल उसको क्या घेरे हुए थे, और उसको उन्होंने पेंथालसा कहा ये टाइम कार्बोनिफेरस युग का था। लेकिन समय बीतता गया, एक टाइम ऐसा आया कि पेंजिया में टूट हो गई। क्या हो गई? पेंजिया टूटने लगा। जो ये पेंजिया है जिसके चारों तरफ जल फैला हुआ था पेंथालसा नाम का, ये पेंजिया क्या हुआ? टूट गया। और टूट करके ये उत्तर चला गया, ये दक्षिण चला गया। जब ये टूट गया तो उत्तरी भाग को उन्होंने लारेंसिया कहा या अंगारा लैंड कहा। जो उत्तर का भाग टूट करके दो भागों में हो गया, है ना। तो जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को इन्होंने लारेंसिया कहा। क्या कहा? लारेंसिया कहा, या इसी को अंगारा लैंड कहा, अंगारा लैंड। वेगनर महोदय ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में पूरे महाद्वीप एक जगह थे। इसको उन्होंने क्या बोला? पेंजिया बोला। और उन्होंने कहा इसके चारों तरफ सागरीय जल बिखरा हुआ था। क्या बिखरा था? सागरीय जल। इसको उन्होंने पेंथालसा कहा, पेंथालसा कहा। कुछ समय के बाद पेंजिया टूटने लगा। जो पेंजिया है ये पेंजिया टूट गया, दो भागों में बट गया। जो उत्तरी भाग था उसको उन्होंने लारेंसिया कहा, लारेंसिया कहा। इसी को या अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की ओर भाग टूटा उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। जो सागर का जल चारों तरफ था वो उसके बीच में आ गया। इसको टेथिस सागर कहा गया।
इसको क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। ठीक है ना, इसको टेथिस सागर कहा गया। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है यह भी टूटने लगे। क्या हुए? टूटने लगे। और गौर करिएगा, ये जो अंगारा लैंड है यह किसमें टूट गया? यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों में टूट गया। जो अंगारा लैंड है, ये अंगारा लैंड किसमें टूट गया? ये अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में टूट गया। ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में टूट गया। जो गोंडवाना लैंड है वो ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और ये आपका मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका में टूट गया। ठीक है। उसके बाद वेगनर महोदय बताते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दोनों के पश्चिम की ओर खिसकने से, इसके दोनों के पश्चिम की ओर खिसकने से जो पेंथालसा का जो जल यहां पर आया, जो टेथिस सागर में कन्वर्ट हो गया था, वह जल किसका निर्माण किया? यहां आकर के अटलांटिक महासागर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? अटलांटिक। ये अटलांटिक महासागर है। गौर करिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। कई बार क्वेश्चन पूछा है कौन महासागर? यह साकार का है। देख रही है साकार का ना, यह साकार का दिख रहा है। तो अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू वेगनर, इन्होंने कहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों जब पश्चिम को खिसक गए तो इनके बीच अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो सागर का जल भर गया, उससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। वेगनर महोदय आगे कहते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये यहां नहीं, पहले यहां था, ये खिसक करके उत्तर की ओर चला गया। गौर करिए, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से यहां पे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिंद महासागर का। उन्होंने कहा प्रायद्वीपीय भारत ऐसे उत्तर की ओर खिसकता चला गया, और जब उत्तर की ओर खिसक गया तो दक्षिण में जो सागर का जल भर गया और उससे किसका निर्माण हुआ? हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है ना। फिर वे कहते हैं कि जो शेष भाग यहां पर दक्षिण में जो शेष भाग बचा वह अंटार्कटिका था। कुछ भाग वहीं बच गए, वो अंटार्कटिका हुआ। और जो पानी शेष बचा वह शेष पानी क्या कहलाया? प्रशांत महासागर कहलाया। क्या कहलाया? प्रशांत महासागर। तो वेगनर महोदय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से यह मैसेज पास करने की कोशिश किया कि कभी ये सारे महाद्वीप, ये सारे सागर एक जगह थे और सारे महाद्वीप एक जगह थे, जिसको पेंजिया कहा गया, जिसके चारों तरफ सागर का जल भरा हुआ था, जिसको पेंथालसा कहा गया। कुछ दिनों के बाद पेंजिया टूटने लगा और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बदल गया। जो सागर का जल था वो बीच में भर गया, जिसको टेथिस सागर कहा गया, और कुछ दिनों के उपरांत पुनः अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट हो गई। और अंगारा लैंड टूट करके उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप का निर्माण किया, और गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की ओर खिसकने से, इसके पश्चिम की ओर खिसकने के ये अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के, ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के यहां से उत्तर खिसक जाने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ, और शेष भाग जो दक्षिण में बचा रहा उसे अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। और जो पानी, जो सागर का जल शेष बचा रहा,
उससे प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। बातें समझ में आई? तो इस प्रकार से वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय सिद्धांत के द्वारा यह बताने की कोशिश किया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, महाद्वीप खिसक रहे हैं, महाद्वीप खिसक करके ही अपने वर्तमान स्वरूप को पाए। इस सिद्धांत को किसने दिया था? वेगनर महोदय। और इन्होंने ये बताने की कोशिश किया, गौर करिएगा, कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा, पहले एक जगह थे, आज क्या है, ये विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने सागर के विस्थापन की बातें बहुत बढ़िया से नहीं बता पाई। महाद्वीपों के विस्थापन की बातें इन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि पहले एक जगह पेंजिया था, उसके चारों तरफ पेंथालसा था, कार्बोनिफेरस काल में यह टूट गया और टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बदल गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जुरैसिक काल में फिर टूटते हैं और जुरैसिक काल में टूटने के बाद अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया में कौन आता है? एशिया और यूरोप, उसमें टूट गया। और क्रिटेशियस काल में जो गोंडवाना लैंड है, कौन है? ये जो गोंडवाना लैंड है, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में टूट गया। ठीक है ना? और जो शेष बचा वो क्या था? अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर। पेंथालसा जो पेंजिया के चारों तरफ था, वही जब पेंजिया टूट गया तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जिस सागर का निर्माण हुआ उसका नाम टेथिस सागर था। टेथिस सागर का ही जल आगे चल करके प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में बदल गया। इन चीजों का प्रमाण क्या है? अगर वेगनर महोदय के पक्ष में तर्क देना हो तो कैसे हम माने? तो वेगनर महोदय के पक्ष में तर्क है, और तर्क ये है, ग्लोसोटीरस एक घास पाई जाती है। अब ग्लोसोटीरस घास आप गौर करिएगा, अभी आप देखे हैं मेडागास्कर को देखे हैं, वो मेडागास्कर में भी पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है और अफ्रीका महाद्वीप में भी पाई जाती है। और जबकि दोनों तीनों जगह की सबकी जलवायु लगभग अलग अलग जगह है, अलग अलग प्रकार की है। इससे सिद्ध होता है कि यह कभी एक जगह थी। दूसरी बात कनाडा में, बस समझिएगा, केवल कनाडा में डायनासोर की अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि कनाडा की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वहां कभी डायनासोर रहे होंगे। वहां पर लेमिंग मछली, कनाडा में लेमिंग मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं और हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिए हैं कि लेमिंग मछली यहां से आई कैसे, यहां तो नहीं होना चाहिए, ये तो सागर में होना चाहिए, और मिल कहां रही? कनाडा के स्थलीय जगहों पर मिल रही है। ऐसे ही हमारे भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में हिमोड़ पाए जाते हैं, जो हिमानियां अपने साथ पत्थर लुढ़का के लाती हैं, और जो गोला गोलाकार बोल्डर होते हैं वो पाए जाते हैं, जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि यहां पे तो कभी बर्फ रही ही नहीं, बर्फ जमी ही नहीं, हिमानियां थी ही नहीं, तो ये हिमोड़ आए कहां से? ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं और हम वेगनर महोदय के सिद्धांतों को कहीं न कहीं मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ? ये सिद्धांत क्लियर हुआ? यही है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो महाद्वीप हैं, बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं, वो क्या हुए? एक जगह से विस्थापित हो गए, डिसलोकेट हो गए, और डिसलोकेट होकर के आज का जो दुनिया दिखती है उस दुनिया का निर्माण किया। अगला इससे ज्यादा मॉडिफाई सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। अब हम लोग चलते हैं प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की ओर। गौर करिएगा, यह मॉडल थोड़ा सा दूसरे ढंग का है, और क्या है कि जहां पर वेगनर महोदय ने यह बताने की कोशिश किया कि महाद्वीप में विस्थापन हो रहा है, वहीं पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है, वह यह बताती है नॉट ओनली
न केवल महाद्वीपों में प्रसरण हो रहा है, बल्कि सागर के अंदर का जो भूखंड है, सागर जिस पे स्थिर है, उसमें भी प्रसार हो रहा है, सागर की तली में भी प्रसार हो रहा है। इन्होंने बताया, वेगनर ने बताया कि केवल महाद्वीप ही विस्थापित हो रहे हैं, पानी इधर उधर भर जा रहा है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थियरी ये बताएगी कि ये महाद्वीप तो विस्तारित हो ही रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा ही रहे हैं, लेकिन सागर जिस पर है, सागर के नीचे जो उनकी तली है, उसमें भी फैलाव हो रहा है। अब वेगनर ने सागर की तली के फैलाव के पे कोई चर्चा नहीं किया था, केवल ये कहा पानी भर गया। और ये क्या है, ऐसे उन्होंने बताया जैसे ऐसे लगा हो कि महाद्वीप पानी पे तैर के इधर उधर चले गए और पानी इधर उधर भर गया हो, ऐसे उन्होंने बताने की कोशिश किया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थियरी कहती है कि महाद्वीप तो दूर दूर जा ही रहे हैं, साथ ही जो सागर की तली है उसमें भी विस्तार हो रहा है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थियरी कहते हैं, इस थियरी के फाउंडर थे, इसको थियरी को सामने लाने वाले व्यक्ति हैरी हेस। कौन थे? हैरी हेस। तो जहां पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया था, वहीं पर प्लेट टेक्टोनिक थियरी हैरी हेस महोदय ने दिया था, और इसको आगे व्याख्यायित किया मोर्गन महोदय ने। किसने? मोर्गन ने। कई बार सीधे उठा उठा पूछ दिया है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसकी है, सीधे हैरी हेस की है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है? वेगनर का है। तो हैरी हेस महोदय ने यह बताया कि ये पृथ्वी की जो परपटी है, पृथ्वी की जो बाहरी परपटी है, यह कई छोटी छोटी प्लेटों की बनी हुई है, कई प्लेटों की बनी हुई है। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने ये बताया, आप पढ़े भी हैं कि जब पृथ्वी के परपटी के अंदर जाएंगे तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट के अंदर मेंटल है, और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है वह लिक्विड फॉर्म में है, जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, वह लिक्विड फॉर्म में है। और पृथ्वी की जो परपटी है उस पे क्या हो रही है? उस पे तैर रही है, जैसे जल में नौका तैरती है, उसी प्रकार से पृथ्वी की जो परपटी है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर नौका के समान तैर रही है। तो हैरी हेस महोदय ने अपने प्लेट टेक्टोनिक थियरी के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया कि ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो पृथ्वी का मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, जो पिघली अवस्था में है, जो मैग्मा है, उसके ऊपर जो परपटी तैर रही है, यह परपटी कई प्लेटों की बनी हुई है। इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी की भू परपटी है, ऊपरी परत है, जो प्याज नुमा ऊपर का छिलका है, जो ठोस है, वो कैसा है? जो तैर रहा है वह छोटी छोटी नौकाओं के समान कई प्लेटों का बना हुआ है। कुछ विद्वानों ने बताया कि इन प्लेटों की संख्या, नासा ने कहा 100 है, लेकिन अब तक जो प्लेटों की खोज हुई है, प्लेटों की संख्या 6 बड़ी प्लेटें 20 छोटी प्लेटों का पता लगाया गया है। तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अगर हम हैरी हेस के सिद्धांत को मानते हैं, आज इसको विज्ञान काफी मान्यता दे रहा है, तो हमें भी मानना होगा। नॉट ओनली हैरी हेस साहब, हम भी मानने को तैयार हैं कि हमारी जो भू पृथ्वी की परपटी है, जो क्रस्ट है, जिसको हमने बताया था कि 30 किलोमीटर गहरी है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि वह 100 किलोमीटर गहरी, मैंने ये भी बताया था। तो इन्होंने बताया कि ये जो परपटी है वो क्या है? छोटी छोटी प्लेटों की बनी हुई है, और इन प्लेटों की जो मोटाई है लगभग 100 किलोमीटर। इसमें 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटें अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है ना? और छोटी प्लेटों में है नाजका प्लेट, फिलीपींस व जापानी प्लेट, अरेबियाई प्लेट, है ना? ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं, और जिनकी संख्या अब तक ज्ञात कितनी हुई? 20। तो बड़ी प्लेटें 6 हैं, छोटी प्लेटें 20 हैं।
ठीक है ना। मॉर्गन ने उसको और व्याख्या किया, है ना। उन्होंने कुछ किया, किसने कुछ किया, हैरी हेस ने सिद्धांत को दिया, तो इस सिद्धांत को बल दे करके प्रमाण के साथ उसकी व्याख्या करने का काम मॉर्गन ने किया। ठीक है, अब हम लोग फिर चलते हैं। ये देखिए, ये अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, है ना, यूरेशियाई प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत में इधर गया, इधर इकट्ठा कर दिया, ये और ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर हुआ, प्लेटें क्लियर हो गई। ये 6 प्लेटें बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को मिला करके अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है ना, यूरेशियाई प्लेट। ये क्या, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अंटार्कटिका यहां है, अंटार्कटिका प्लेट, और यहां पे कौन सी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो हैरी हेस महोदय ने बताया कि ये प्लेटें क्या हैं, एस्थनोस्फीयर के ऊपर पल्लवित हो रही हैं, तैर रही हैं। क्या हो रही हैं, तैर रही हैं। और इस तैरने के दौरान इनमें संचरण हो रहा है, इनमें गति हो रही है, इन प्लेटों में गति है, ये प्लेट स्थिर नहीं है। उनसे पूछा गया, सर ये गति कैसी है, कहां से गति पैदा हो रही है, आखिर ये प्लेटें चल कैसे रही हैं। तो उन्होंने बताया कि एस्थनोस्फीयर में, मेंटल में जहां मैग्मा है वहां पे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ समवहनी तापीय विकिरण छोड़ते हैं। समवहनी माने क्या होता है, ताप में आप देखते हैं गैसों में टेम्परेचर, गैस में और लिक्विड में संवहन के माध्यम से चलते हैं, ठोस में ताप चालन के माध्यम से चलता है। तो चूंकि लिक्विड फॉर्म में है, जो एस्थनोस्फीयर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें ताप किसमें चलेगा, संवहन में चलेगा। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल जब टच में आते हैं, है ना, और टेम्परेचर एक दूसरे के टच में आने से ट्रांसफर होता है, तो इसको संवहन बोलते हैं। और ठोसों में चालन होता है, यहां गर्म करेंगे तो बगल में एक दूसरे के आसपास मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो एक दूसरे को गर्म करते चले जाते हैं। लेकिन द्रवों और गैसों में जब कहीं कुछ गर्म करते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स गर्म होता है, तो दूसरे के जब पास हो जाता है तो उसको भी हीट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। तो द्रव और गैस में उष्मा किससे चलती है, ताप, संवहन के माध्यम से, और ठोस में चालन के माध्यम से। फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तब ये सब बातें समझ में आएंगी। तो अभी मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हैरी हेस महोदय कहते हैं कि ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों में क्या है, गति है। इस गति का कारण क्या है, वो कहते हैं एस्थनोस्फीयर में जहां पर मैग्मा है, मेंटल के ऊपरी भाग में, वहां पे क्या है, उन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व हमेशा क्या करते हैं, समवहनी विकिरण पैदा करते हैं। ये विकिरण, ये जो विकिरण है, इनमें क्या होता है, फोर्स होता है, और ये विकिरण उनको धक्का मारते हैं और प्लेटें क्या होती हैं, गति करती हैं। और वो कहते हैं कि ये जो विकिरण है ये चक्रीय क्रम में चलती रहती है, इधर उधर चलती रहती है। ठीक है ना। आगे वेगनर महोदय और आगे हैरी हेस महोदय आगे और समझाते हैं, कहते हैं कि ये जो प्लेटें हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, अपसारी और अभिसारी।
अपसारी प्लेट किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि अपसारी प्लेटें, हम उन प्लेटों को कहते हैं उन्होंने बोला, देखिए कि अगर ये प्लेट है, माना कि एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, और ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, दोनों प्लेट दो विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो जब दो प्लेटें दो विपरीत दिशा में गति करती हैं तो ऐसे प्लेटों को अपसारी कहते हैं, बाहर की ओर अभिसरण, बाहर की ओर जा रही हैं। लेकिन जब दो प्लेटें परस्पर एक दूसरे के दिशा में गमन करती हैं तो इसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट कहते हैं। जब दो विपरीत दिशा में जाती हैं तो अपसारी प्लेट, और जब दोनों एक दूसरे के पास आती हैं तो अभिसारी प्लेट कहते हैं। हैरी हेस महोदय पुनः आगे कहते हैं कि इन प्लेटों का जो किनारा है वो कमाल का है। जो इन प्लेटों की मार्जिन है, किनारा है, इन्हीं किनारों के पास ये सारे खेला होते हैं, जिसको बताने के लिए हैरी हेस महोदय ने ये सिद्धांत ले आया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लेटों के किनारे हैं, ये किनारे ये बड़े कमाल के होते हैं, और इसी को बताने के लिए सारे सिद्धांत को उन्होंने ले आया। उन्होंने कहा कि प्लेटों के किनारे भी 3 प्रकार के होते हैं। प्लेटों के जो किनारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक किनारा और संरक्षी किनारा। प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी। ठीक है ना? अब प्लेटों के प्रकार मैंने बताया, अपसारी और अभिसारी। क्लियर हो रहा है? हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और छोटा कर देंगे तो हमको लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, राइट? ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए, जो रचनात्मक किनारा होता है, ये ध्यान दीजिए, ये 2 प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें, ये प्लेट इस दिशा में गमन कर रही है, ये प्लेट इस दिशा में गमन कर रही है। मतलब कि ये दोनों प्लेटें कैसी हैं? अपसारी हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनकी जो ये मार्जिन है, ये जो किनारा, मार्जिन मीन्स किनारा, इस किनारे को रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों दूर जाएंगे, और मैंने ये भी बताया कि हैरी हेस ने बताया कि इन प्लेटों की जो गहराई है, मोटाई है 100 किलोमीटर है। इसका मतलब जस्ट इसके नीचे मैग्मा है। इसके नीचे क्या है? लिक्विड फॉर्म मैग्मा। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा क्या होती है? बाहर निकल करके इस जगह को भरती है, इस जगह को भरती है। इससे क्या होता है? इससे संरचना होती है। क्या होता है? नया निर्माण होता है। बातें मेरी समझ में आ रही है? ये निर्माण करती हैं, इसलिए यह संरचनात्मक है। तो ऐसे प्लेटों के किनारे, जब प्लेटें दूर जाती हैं तो उन प्लेटों का जो जहां परस्पर दोनों प्लेटें मिली थी, जब दूर जाती हैं तो दूर जाने के कारण पृथ्वी के गर्भ के अंदर का मैग्मा उस खाली जगह को, जो दरारें हैं, उसको भरती हैं। और क्या होता है? महाद्वीपों, वहां पर निर्माण होता है। मैग्मा ठंडी हो जाती, ठंडी होकर के जम जाती। ठीक है ना? तो संरचनात्मक हुआ ना, कंस्ट्रक्टिव हुआ ना। दूसरी प्लेटों को उन्होंने बताया, और इसका उदाहरण लिया जा, और इसका उदाहरण यही है कि इसके उदाहरण में हम इसको ले सकते हैं,
देखिए इसके उदाहरण में, जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो गौर करिएगा इस सागर के नीचे जो उसका नितल है, तो तली है, और जब नीचे प्लेटें ऐसे जा रही हैं तो सागर अटलांटिक महासागर के नीचे जाकर के देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि यहां ऐसे ऐसे एक रिज बना, रिज माने बंधा जैसा, बांध जैसा, सागर के नीचे जाएंगे तो आप देखें जो कटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटक, अटलांटिक महासागरी कटक बना। क्यों? इसलिए बना है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर धीरे धीरे खिसक रही है ना, और जो अफ्रीकन प्लेट है और यूरेशियाई प्लेट है इनसे दूर जा रही है, तो इनके अंदर का जो मैग्मा है वो ऊपर आकर के धीरे धीरे सागर के तल के नीचे, सागर के गर्भ में नीचे ही ठंडी हो रही है, और ठंडी होकर के धीरे धीरे उनके नितल में क्या कर रही है, संरचना बना रही है, अवस्थल का निर्माण कर रही है और एक कटक बना रही है ना। ऐसे पूरा देखेंगे तो ऐसे इसको कटक, रिज अंग्रेजी में बोलते हैं, उभरी हुई तस्वीर दिखाई देती है। मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? बढ़ रहा है, पृथ्वी के गर्भ के अंदर वो बढ़ रहा है। अब बात ये है, पृथ्वी पर एक संतुलन है, अगर कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा भी, तो हम घटा भी रहे हैं, अभी हम घटाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा। राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, तो कहीं धूप है तो कहीं छाया है। कहीं अगर ऊंचा हो रहा है, आप पढ़ रहे थे ना, मैंने बताया था कहीं ऊंचा हो रहा है तो उसको नीचा करने वाले भी लगे हुए हैं, अगर कहीं बढ़ रहा है तो घटाने वाले भी साथ साथ काम करेंगे। आइए घटाने वाले चर्चा कर लें, समझ में आया ना। तो सागर के नितल में, उसके तली में कहां पर कटक और रिजों का निर्माण हो रहा, अटलांटिक महासागर। क्यों? क्योंकि अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट अफ्रीकी महाद्वीप और यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेट से दूर जा रही है। इससे क्या है, ये दूर जा रही है, तो यहां पर इसके नीचे पानी में सागर के जल, कौन, अटलांटिक महासागरीय जल के जब नीचे आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक उभार होता जा रहा है। वो उभार कहां से, अंदर की मैग्मा धीरे धीरे बाहर आ रही है और वहां पे रचना बना रही है। और रचना किसका बना रही है, नितल में प्रसरण कर रही है, नितल उसका फैल रहा है। क्लियर हुआ? देन अगली बात है डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो प्लेटों के वे किनारे, प्लेटों के वे किनारे जो प्लेट, जब प्लेटें अभिसारी हो, अर्थात जब प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हूं, एक दूसरे के पास आ रही हूं, तो जब एक दूसरे के पास आती हैं तो वे प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, आपस में टकराती हैं। टकराती हैं तो इन दोनों प्लेटों में जो भारी प्लेट होगी, हल्की प्लेट के अंदर धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे सबडक्ट होने लगती है, उसके अंदर घुसने लगती है, घुसने लगती है। चूंकि मैंने कहा इन प्लेटों की मोटाई 100 किलोमीटर है, तो जब ये नीचे घुसेगी तो ये कहां पहुंच जाएगी, एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाएगी। एस्थेनोस्फीयर वो कौन सी जगह है, एस्थेनोस्फीयर मेंटल की वह ऊपरी परत है जहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि मटेरियल वहां लिक्विड फॉर्म में ही रह सकता है, और फिर वो क्या होती है, वो नीचे जब जाती है तो वो पिघलने लगती है, पिघलने लगती है, और जहां वह पिघलती है उसको बेनियाफ जोन बोलते हैं। वही एरिया जहां सबडक्ट प्लेट, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जहां पर डिप्ट कर रही है, जहां पर घुस रही है, और जहां पर घुसने के बाद जहां पर मटेरियल पिघल रहा है, उस एरिया को बेनियाफ जोन बोलते हैं। तो वहां पिघल रहा है, अब पिघल करके वो मैग्मा कहीं और जा रही है। चूंकि यहां पिघल रहा है तो कहीं बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और जहां बाहर निकलेगी ज्वालामुखी भूकंप आएंगे। तो इन्होंने बताया कि विनाशात्मक प्लेट किनारे वे प्लेटों की मार्जिन हैं, वे प्लेटों के किनारे हैं जो प्लेटें पास पास आ रही हैं। जब पास पास आती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के अंदर क्या होती है, घुसने लगती है। तो भारी प्लेट का किनारा हल्की प्लेट के किनारे के अंदर घुसने लगता है ना। और
कहां जाकर के, स्फीनोस्फीयर में जाकर के एक बेनीयाप जोन बनाता है और जहां पे वह पिघलने लगती है। अब देखिए, अब ऐसे जहां पर भारी प्लेट हल्की प्लेट के अंदर घुस रही है, भारी प्लेट, ये दो प्लेटें हैं और एक प्लेट ऐसे इसके अंदर घुस रही है और यहां पर बेनीयाप जोन हो रहा है, ये पिघल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट ऐसे घुस रही है तो यहां पे क्या बनता है, आप देख रहे हैं कि यहां पर एक खाई बन रही है। क्या बन रही है? खाई बन रही है। ये घुसेगी तो खाई नहीं बनेगी, खाई बन रही है ना। और यहां पर गौर करिएगा, यहां पर इसको धक्का मार करके ऊपर भी उठा रही है। इसको क्या कर रही है, यहां धक्का मार करके इसको ऊपर भी उठा रही है। समझ में आ रहा ना? यहां पे क्या होगा, विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर ही जितने भी प्लेटें हैं और जहां विनाशात्मक प्लेट का किनारा है, ज्वालामुखी भूकंप वहीं आते हैं, मोड़दार पर्वत वहीं बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहां बनते हैं, वहीं बनेंगे। क्योंकि जब ये धक्का मारेगी तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, इसको ऊपर उठाएगी, यहां पे माउंटेन बनेंगे, है ना। और यहीं पर चूंकि ये घुस रही है, धक्का मार रही है, और धक्का मार रही है तो इसका मतलब आए दिन जब वो हल्का धक्का मारेगी तो ऊपर भूकंप आएगा और जो पिघला हुआ पदार्थ है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, ज्वालामुखी भी वहीं आएगा। तो ज्वालामुखी भूकंप कहां आते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर आते हैं, संरचनात्मक प्लेट किनारों पर सामान्यतः नहीं आते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक। संरक्षी किनारा, संरक्षी प्लेटें के किनारे क्या होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत ना जाती हों, एक दूसरे की ओर ना आती हों, बल्कि एक दूसरे के समानांतर गति करती हों। क्या करती हों, ऐसे एक दूसरे से दूर भी ना जाएं, एक दूसरे से पास भी ना आए, बल्कि एक दूसरे से समानांतर गति करें, तो ऐसी प्लेट के किनारे को संरक्षी किनारा कहते हैं। यहां कुछ नहीं होता, केवल क्या होते हैं, ऐसे देखिए, जब ये ऐसे खिसक जाती हैं तो यहां पर क्या बन जाता, दरारें बन जाती। क्या बन जाता है, दरारें, भ्रंश, यहां भ्रंश बन जाएंगे। थोड़ी खिसक जाएंगी तो यहां पे भ्रंश बन जाएगा, रिफ्ट बन जाएगी, है ना। तो जब प्लेटें दूर जाती हैं तो क्या होता है, रिज बनता है, कटक बनता है। जब प्लेटें पास आती हैं तो इन पास आती हुई प्लेटों के किनारे जो विनाशात्मक किनारे हैं, भारी प्लेट हल्की प्लेट के अंदर घुसने लगती है ना। और यहीं पर फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, बलित पर्वत वो बनते हैं, यहीं पे ज्वालामुखी आते हैं, यहीं पर भूकंप आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको विनाशात्मक, क्या विनाश हो रहा ना, प्लेट नीचे जा रही है, गल रही है तो उसका विनाश हो रहा है, तो वह विनाशात्मक किनारा हुआ। और दूर जा रही है तो वहां संरचना हो रही है, तो क्या हुआ, संरचनात्मक किनारा हुआ। और संरक्षी जहां कुछ भी नहीं हो, दोनों किनारे पे कुछ नहीं हो रहा, केवल वहां दरारें बन जा रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संरक्षी किनारा। अब प्लेटों के व्यवहार की चर्चा कर लें थोड़ा सा, मैंने अलग से हेडिंग डाली है, प्लेटों का व्यवहार क्या है। गौर करिएगा, एक बात बढ़िया से जान जाइए, महाद्वीपीय और सागरी प्लेटों में सागरी प्लेटें भारी होती हैं। कौन भारी होती हैं, सागरी प्लेट। गौर करिएगा, आपको लगेगा महाद्वीपीय प्लेट भारी होती हैं, लेकिन नहीं, सागरीय प्लेट भारी होती हैं और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती हैं। जब सागरी और महाद्वीपीय प्लेटों का किनारा अगर विनाशात्मक हो, जब सागरी और महाद्वीपीय प्लेटों के किनारे क्या हो, जो उनकी मार्जिन है क्या हो, विनाशात्मक हो, तो इसका मतलब है भारी प्लेट सागरी होगी तो सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर घुसेगी। समझ में आ रहा ना? मैंने ये बताया कि अगर एक प्लेट सागरीय है और एक प्लेट महाद्वीपीय है, तो चूंकि सागरीय प्लेट भारी है, इसका मतलब है वह सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर घुसेगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि सागरीय प्लेट का किनारा क्या होगा, अंदर घुसने से धीरे धीरे उसमें कमी आएगी, और सागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट के अंदर ऐसे घुसेगी
तो महाद्वीप के किनारे क्या बनेगी? खाइयां बनेंगी। खाई नहीं बनेगी, काफी गहराइयां वहीं पाई जाएंगी। और गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको बार बार यहां आना पड़ रहा है चूंकि इसकी जरूरत थी, तो इसलिए मैं अब देखिए, ये अमेरिकन प्लेट है, ध्यान दीजिए, ये अमेरिकन प्लेट है। अमेरिकन प्लेट में प्रशांत महासागरीय प्लेट बगलिया में लगी हुई है। अब दोनों क्या है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और जब ये इधर जा रही है तो बगल में सागरीय प्लेट है। सागरीय प्लेट भारी होती है, तो इस अमेरिकी महाद्वीप पे प्रशांत महासागरीय प्लेट घुस रही है। तो घुस रही है तो आप यहां देखेंगे, यहां पे काफी गहराई पाई जाएगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर काफी गहराई पाई जाएगी। कहां पर? ये इसके किनारे, यहां गहराई पाई जाएगी। और आप यह भी देखेंगे फोल्डेड माउंटेन यहां बनेंगे, तो आप देखेंगे यहां राकी है और यहां पे एंडीज पर्वत है। अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में आप यहां देखेंगे, यहां पे कौन धक्का मारने से यहां पे राकी पर्वत का निर्माण हो गया, यहां पे एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? और यहां पे क्या है, यहां पे खाइयां बनी हुई हैं। क्लियर? इसके दूर जाने से आपने देखा था कि ये दूर जा रही हैं, तो यहां पे बीच में अटलांटिक महासागर में कटक बन रहा है। यहां ये आप देख रहे हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पहले यहां हुआ करता था। ये प्लेट गौर के, ये प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियाई प्लेट में ऐसे घुस रही है, ऐसे घुस रही है। तब आप देखेंगे इसके किनारे ऐसे, आप ऐसे देखेंगे कि यहां पे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो गया, और यहीं देखेंगे हिमालय ही बनता नजर आएगा, हिमालय यहां बनता नजर आएगा। तो गौर करिएगा, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और जो एशियाई प्लेट है, ये दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट मानी जाती हैं। ये दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट मानी जाती हैं। तो जहां दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो उसमें कोई किसी के अंदर बहुत घुसने की स्थितियां उतनी नहीं होती हैं, है ना। तो चूंकि इसमें से ऐसा नहीं, एक सागरीय प्लेट भारी है, तो यहां क्या होता है, यहां पर पर्वतों का निर्माण, ये धक्का तो मारती हैं, और जो मलबे होते हैं धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, पर्वतों का निर्माण तो होता है, भूकंप आते हैं, लेकिन यहां ज्वालामुखी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैग्मा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एस्थेनोस्फीयर में यहां पर परतें गल नहीं रही हैं। ठीक है। अब प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट गौर करिएगा, यहां पर ये आपका ये जापानी प्लेट और फिलीपींस प्लेट में, ये छोटी प्लेटें हैं, फिलीपींस प्लेट, ये इसके अंदर ये घुस रही है। कौन? प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो गौर करिएगा, यह एरिया भूकंप प्रभावित एरिया है, और ज्वालामुखी भी सबसे अधिक यही आते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये और ये एरिया पूरा आप देखेंगे, प्रशांत महासागर का ये किनारा, प्रशांत महासागर का ये किनारा, दोनों किनारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इसीलिए प्रशांत महासागर के दोनों किनारों मिला के फायर ऑफ रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर ऑफ रिंग। आए दिन यहां पे ज्वालामुखी धधकते रहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? मैंने कहा ये प्रशांत महासागरीय प्लेट यहां घुस रही है, तो चूंकि सागरीय प्लेटें भारी होती हैं तो वो अंदर घुसेंगी, तो इस महाद्वीप के अंदर घुसेंगी, तो यहां इसके किनारे खाइयां बनेंगी ना, है ना, और यहां धक्का मारेंगी तो यहां फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, यहां राकी बना, एंडीज बना, ठीक। और यहां पर ज्वालामुखी भी आएंगे। क्या आएंगे? यहां पर ज्वालामुखी भी आएंगे, ठीक है ना। और आप देखिएगा कोटोपैक्सी और चिंपाराजो जैसे ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर में पाए जाते हैं। जो दक्षिणी अमेरिका था, उस अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वेडोर है, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी और चिंपाराजो जैसे ज्वालामुखी वहां आते रहते हैं। तो बातें आपके समझ में आई?